आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और आप मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं। आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी उत्तर प्रदेश चुनाव की उस सीट को लेकर होगी जिसका पूरे प्रदेश में असर डालने का दम रखना है। ये सीट है अखिलेश यादव की कर्मभूमि करहल। यहां से चुनाव लड़ने के अखिलेश के ऐलान के बाद पूरी तरह से साइलेंट बीजेपी ने आखिरी मौके पर अपना इक्का चला। बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चे पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल को उतार दिया है। बीजेपी के इस ऐलान के साथ ही अब करहल एक ऐसा कुरुक्षेत्र बन गया है जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिक गई है, क्योंकि अब मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी का ही नहीं बल्कि एक तरफ मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश और दूसरी तरफ मुलायम सिंह से ही राजनीति के गुणा भाग सीखने वाले एसपी सिंह बघेल होंगे। बीजेपी ने बघेल को अखिलेश के खिलाफ उतारकर संदेश क्या देने की कोशिश की है और करहल में बघेल की एंट्री से यूपी के इक्वेशन और अखिलेश के ब्लूप्रिंट पर क्या असर पड़ेगा, इसी की समीक्षा आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी है। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने आई तो रिश्तों का अजीब व गरीब ताना बाना खड़ा हो गया। गुरु द्रोणाचार्य और शिष्य अर्जुन का रण छिड़ा और बहुत से रिश्ते इस युद्ध में आमने सामने थे। आज महाभारत के कुरुक्षेत्र से करीब 500 किलोमीटर दूर मैनपुरी के करहल में एक ऐसी ही किलेबंदी हुई जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश का मोर्चा है तो दूसरी ओर मुलायम के शिष्य सत्यपाल सिंह बघेल। अखिलेश हालांकि पहले ही यूपी के रण में करहल से किस्मत आजमाने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन उनके नामांकन दाखिल करते ही बीजेपी ने भी उनकी घेराबंदी करते हुए केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को मोर्चे पर उतार दिया। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा वो ऐतिहासिक वोटों से हार के जाएगा। करहल में कमल खिलेगा, गुंडागर्दी दूर होगी। करहल में समाजवादी पार्टी का किला पिछले 17 सालों से टिका हुआ है। अखिलेश को भी यहां ज्यादा मुश्किलें होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को यहां से मैदान में उतारकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि बघेल का न सिर्फ समाजवादी पार्टी से बल्कि मुलायम परिवार से दशकों पुराना नाता है। बघेल का समाजवादी पार्टी से रिश्ता तो पुराना है ही, ये भी कहा जा सकता है कि राजनीति की ABC उन्होंने मुलायम सिंह यादव से ही सीखी है। बघेल कभी मुलायम सिंह यादव के बॉडीगार्ड हुआ करते थे। 1998, 1999, 2004 में समाजवादी पार्टी से सांसद बने। 2008 में वो साइकिल से उतरकर हाथी पर सवार हो गए। फिर 2014 में उन्होंने कमल का दामन थामा। बघेल का समाजवादी पार्टी से रिश्ता क्या खत्म हुआ, उनकी चुनावी राजनीति ही मुलायम परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगी, चाहे वो बीएसपी में रहे हो या फिर बीजेपी में। 2009 के लोकसभा चुनाव में बघेल फिरोजाबाद से अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़े। इसके बाद जब इस सीट पर उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल खड़ी हुई तब भी बघेल उनके सामने थे। फिर 2014 में उन्होंने राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय के खिलाफ चुनाव लड़ा और अब वो एक बार फिर से अखिलेश के खिलाफ मैदान में है। हालांकि ये सच है कि वो मुलायम परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ अब तक चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन करहल में उनके हौसलों में कोई कमी नहीं है। हालांकि अखिलेश को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा बढ़ाई है, उससे कमल खिलेगा और 300 से ऊपर का खिलेगा। ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की ज़रूरत नहीं है, जीतने के बाद ज़रूर आइए। अखिलेश के इस आत्मविश्वास की वजह है करहल का समीकरण, जो अखिलेश के पक्ष में दिखता जरूर है, लेकिन बघेल के मैदान में आने से लड़ाई में ट्विस्ट आया जरूर है।
अब जब करहल के दोनों योद्धा आमने सामने हैं तो इनकी ताकत और कमजोरी को एनालाइज करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। यूपी चुनाव के अहम फैक्टर जाति की अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव ओबीसी से आते हैं, जबकि एसपी सिंह बघेल एससी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अखिलेश का राजनीतिक अनुभव 22 साल है, जबकि बघेल का 24 साल है। संपत्ति पर अगर आए तो अखिलेश की संपत्ति 38 करोड़ है, जबकि बघेल की 8 करोड़ है। अखिलेश पर एक भी आपराधिक मामला नहीं है, जबकि बघेल के खिलाफ 5 मामले मुकदमे दर्ज है। शिक्षा के अगर पैमाने पर अखिलेश को तौला जाए तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, जबकि बघेल पीएचडी हैं। एसपी सिंह बघेल इस वक्त केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं। उन्हें मुलायम परिवार के गढ़ में अखिलेश के सामने बीजेपी ने क्यों उतारा है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ एक बड़ा चेहरा उतारा है, इससे इस सीट पर हलचल बढ़ जाती है। नतीजा ये होगा कि अखिलेश को अपनी ही सीट में ज्यादा वक्त देना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यूपी के दूसरे इलाकों को कम समय दे पाएंगे, जिसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। इसके साथ ही बघेल की वजह से लड़ाई यादव बनाम दलित बन सकती है, जिसका बीजेपी को यूपी में फायदा मिल सकता है। बघेल मुलायम परिवार के करीबी रहे हैं, इसीलिए विरोधी की रणनीति भी उन्हें समझने में आसानी होगी, यानी बघेल को। अखिलेश के खिलाफ बघेल को खड़ा करके बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो उन्हें आसान रास्ता कतई नहीं देगी। इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़ गया है और बड़े नेता भी दम भरने लगे हैं। मास्टर स्ट्रोक में अब जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर वर्चुअल रैली से आगाज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्चुअल रैली की अगर बात करूं तो, लेकिन सबसे पहले मतदान यहीं होना है। पहले चरण में यहां 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसीलिए सारी पार्टियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अपना फोकस जमाया हुआ है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैलियां भी शुरू हो गई। आज पहली वर्चुअल रैली में उन्होंने 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों के लिए रैली की। और अब बीजेपी की चुनावी रणनीति में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी जानती है कि उसका मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी से है और इसीलिए बीजेपी अब वोटर्स को समाजवादी पार्टी के शासनकाल की याद दिलाने की कोशिश कर रही है। देखिए कैसे। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी और काम दंगावादी, यही तो इनकी पहचान है। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। पहले युवाओं की नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा सेठई खानदान के साथ वसूली के लिए निकल पड़ते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ये राजनीतिक हमले बता रहे हैं कि भले ही उत्तर प्रदेश का मौसम ठंडा हो, लेकिन राजनीतिक तापमान बहुत गर्म है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए वोटिंग है, इसीलिए बीजेपी का पूरा जोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी पहली वर्चुअल रैली की। अपनी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के कार्यकर्ताओं से बात की। इन 5 जिलों में विधानसभा की 21 सीटें हैं। बीजेपी का दावा है कि 98 जगहों पर 50,000 लोगों ने रैली का सीधा प्रसारण देखा। चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन वर्चुअल रैलियों की इजाजत है। अभी तक 500 लोगों के साथ रैली की अनुमति थी, जिसे अब 1000 कर दिया गया है। इसीलिए बीजेपी ने आज प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली का आयोजन किया था। इन बदले हुए हालात में तकनीक के इस्तेमाल से रैली के इस आयोजन की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की। इतने कम समय में टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाते हुए इतने ज्यादा लोगों को एक साथ जोड़ना, ये भाजपा कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत का ही परिणाम है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बगैर समाजवादी पार्टी का नाम लिए उन पर जमकर हमला बोला।
पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी, उत्सव। 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा, ये समाजवाद का प्रतीक था। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है। और इसलिए आज चुनाव के इस माहौल में वो पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का जब से ऐलान हुआ है, बीजेपी लगातार उन्हें निशाने पर ले रही है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों के कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं, जिनके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा राजनीतिक हमला किया। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है। उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती है। इन बदला लेने वालों के बयानों को देखकर यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी बनाएंगे। असल में दागियों को लेकर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर रही है और हमले कर रही है, और अखिलेश भी पूरी ताकत से पलटवार कर रहे हैं। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश में दागियों को टिकट देना एक मुद्दा बन गया है। सी वोटर के सबसे ताजा सर्वे में जब ये पूछा गया कि दागियों को सबसे ज्यादा टिकट किसने दिए हैं, 40% ने बीजेपी का नाम लिया, 30% ने समाजवादी पार्टी कहा और 15% ने कहा कि दोनों ने दिए हैं। 15% ने ये जवाब दिया कि हमें नहीं पता है। यानी जनता ये मान रही है कि दागी उम्मीदवारों पर दोनों ही पार्टियां फिदा है, लेकिन बीजेपी ने फिलहाल समाजवादी पार्टी के दागियों को चुनावी मुद्दा बनाया दिया है। आगरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जमकर इसी मुद्दे पर गरजते दिखे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार का विकास अगर आपको देखना है तो वह सड़क पे नहीं दिखाई देगा, वह केवल और केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के रूप में दिखाई देगा, बाकी और विकास उनका नहीं है। इसी अंदाज में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा से समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी की सरकार की याद दिलाई और कई तरह के आरोप लगाए। पहले युवाओं की नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा सेफई खानदान के साथ वसूली के लिए निकल पड़ते थे और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भर्ती घोटाला नहीं हुआ। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, कोई नहीं कह सकता कहीं किसी ने घूस मांगी हो। इनकी सूची, चुनाव में प्रत्याशियों की सूची देख करके हम कह सकते हैं पेशेवर और माफिया और अपराधियों को लोग टिकट देकर के, दंगाइयों को टिकट देकर के प्रदेश में एक बार फिर अराजकता और दंगों की आग में प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। जो उत्साह फतेहाबाद में देखने को मिल रहा है, यही उत्साह
शामली में, मुजफ्फरनगर में, बुलंदशहर में, हर विधानसभा क्षेत्र में यही उत्साह है। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के अलावा समाजवादी पार्टी का कोई विकास नहीं। और भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की भाजपा की जो सरकार थी ना, या जो सरकार है ना, इसी सरकार ने उसी पैसे को तीर्थ और धामों के विकास में लगाया। पहले चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है, लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही राज्य की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि यहाँ की 136 सीटों में पिछली बार बीजेपी ने 109 सीटें हासिल की थी। हालांकि इस बार दिलचस्प होगा मुकाबला, क्योंकि एक ओर है किसान आंदोलन और दूसरी ओर है अखिलेश और जयंत की जोड़ी, जिससे बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। वैसे तो यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस भी जोर लगा रही है। आज नोएडा में प्रियंका गांधी ने भी डोर टू डोर कैंपेनिंग की और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। यहाँ भी प्रियंका गांधी का फोकस विशेष तौर पर महिला वोटर्स पर था। वो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिली। इसके अलावा वो फ्लैट बायर्स एसोसिएशन, किसानों और बाकी महिलाओं से भी मिली। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब बात चुनावी राज्य पंजाब की नब्ज टटोलने की है। पंजाब में पहले चरणजीत सिंह चन्नी के चमकौर साहिब के साथ भदौर से चुनाव लड़ने पर पारा चढ़ा। अब एबीपी न्यूज पर चन्नी के चुनाव जीतने पर चमकौर साहिब सीट छोड़ने के ऐलान पर राजनीति गर्म हो गई है। चमकौर साहिब वही सीट है जहां से निर्दलीय चुनाव जीतकर चन्नी का करियर परवान चढ़ा। तो सवाल यह है कि अपनी सीट को ही चन्नी छोड़ने का ऐलान क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब आपको हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल और जैनेन्द्र की इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। अगर दोनों सीटों से जीते तो क्या आप इसी को रखेंगे? पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ये रणनीति है या रणनीतिक भूल, इसका जवाब 10 मार्च को सबके सामने होगा। लेकिन चन्नी ने अचानक चमकौर साहिब के साथ ही भदौर से लड़ने का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि मतदान से पहले एबीपी न्यूज पर यह ऐलान भी कर दिया कि दोनों सीट जीतने पर वो चमकौर साहिब से इस्तीफा दे देंगे। इसीलिए सवाल ये है कि रणनीति है या उनकी कोई रणनीतिक भूल। रणनीतिक भूल इसीलिए क्योंकि चन्नी ने जिस तरह से चमकौर साहिब को छोड़ने का ऐलान किया है, उससे वहां के मतदाताओं में क्या गलत संदेश नहीं जाएगा? लेकिन अगर ये रणनीति है तो क्या इसका मतलब ये है कि चन्नी मालवा से मजबूत आम आदमी पार्टी में सेंध लगा रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या चन्नी का ये दाव दलित बहुल्य मालवा के वोटर्स को लुभाने के लिए है, क्योंकि चन्नी खुद दलित समाज से हैं। तो क्या वो अपने चेहरे के दम पर मालवा में दलित वोट खींचने की कोशिश में है? ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जब 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार ने मतदान से पहले ही अपनी एक सीट से इस्तीफे का ऐलान कर दिया हो। लेकिन चन्नी ने ऐसा उस सीट के लिए किया है जो उनका गढ़ रही है, जहां से चन्नी 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। मतदान से पहले चमकौर साहिब छोड़ने का ऐलान करके चन्नी ने आम आदमी पार्टी के किले में सेंध मारने की कोशिश की है, क्योंकि वो मालवा में मजबूत है। हालांकि चमकौर साहिब भी मालवा रीजन की ही सीट है, लेकिन यहाँ से पूरे मालवा पर असर डालना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। दरअसल पंजाब को 3 हिस्सों में माना जाता है। माझा जिसमें 25 सीटें हैं, दोआब जिसमें 23 सीटें हैं और मालवा जिसमें सबसे ज्यादा 69 सीटें हैं। अब चमकौर साहिब मालवा रीजन में जरूर आता है, लेकिन ये दोआब से लगा हुआ है, जबकि भदौर बरनाला में है जो सेंट्रल मालवा रीजन में है, और चन्नी भी मालवा का ही राग सुना रहे हैं। मैं मिशनरी आदमी हूँ और सेवा करने आया हूँ, समाज सेवी हूँ। राजनीति बाद में, पूरा मालवा इसको उठाना है, क्योंकि मालवे में तरक्की नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं हुई। अब चन्नी भदौर से भले ही निशाना साध रहे हों, लेकिन यहाँ भी उनकी राहें आसान नहीं है, क्योंकि इस इलाके में आम आदमी पार्टी का दबदबा है और आम आदमी पार्टी भी चन्नी को घेरने की पूरी तैयारी में है। और ये सीट भी आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट और सांसद भगवंत मान के संसदीय क्षेत्र में पड़ती है। उधरों तो इधरों तो ईडी वालियां पता नहीं जमानत थानू मिल जाएंगी, पर भदौर तो जमानत जब्त होगी। चन्नी अब मालवा में आम आदमी पार्टी के गढ़ में है।
अगर वो सीएम का चेहरा बनते हैं तो चन्नी पर 60 सीटें जीतने का दबाव रहेगा, वरना कांग्रेस का सरकार बनाने का प्लान बी फेल हो जाएगा। सवाल है कि आखिर क्या है कांग्रेस का प्लान बी? दरअसल त्रिशंकु विधानसभा होने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करीब आ सकते हैं, लेकिन चन्नी के चेहरे पर आम आदमी पार्टी गठजोड़ के लिए तैयार नहीं होगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए सिद्धू का चेहरा काम आ सकता है। अब 69 सीटों वाले मालवा रीजन में मजबूत आम आदमी पार्टी को अगर चन्नी मात दे देते हैं तब तो कुर्सी उनकी, लेकिन अगर आंकड़ों का खेल बिगड़ा तो उनकी सीट पर भी ग्रहण लग सकता है। मैं मालवे का विकास वास्ते है, बादला ने लंबीदा कर लिया, बाकी पीछे। आज संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया गया जिसमें ये बताया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था सही राह पर है, तेजी से सुधार हो रहा है और कोरोना जैसी महामारी के बाद भी विकास दर बढ़ रही है। मौजूदा वित्त वर्ष यानी साल 2021 और 22 में जीडीपी के 9.2% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है। अगले साल यानी 2022-23 के लिए जीडीपी में विकास दर का अनुमान 8 से 8.5% रहने का है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में भारत के बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज रहने वाली है। कल बजट पेश होने वाला है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस बार बजट चुनावी रहने वाला है, क्योंकि बस कुछ ही दिनों के बाद 5 राज्यों में चुनाव शुरू हो जाएंगे और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार के बजट में चुनावी राज्यों का खास ख्याल रखा जाने वाला है। देश एक बार फिर चुनावी रंग में रंगा हुआ है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। पूरा माहौल सियासी है। इसी बीच 1 फरवरी को देश का बजट भी पेश होने वाला है। जाहिर है चुनाव के कुछ दिनों पहले आने वाले बजट में थोड़ा बहुत चुनावी टच नजर आने की संभावना हो सकती है। ऐसी संभावना इसीलिए जताई जा रही है क्योंकि साल 2017 में जब इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव थे तब भी बजट में चुनाव का असर साफ दिखा था। साल 2017 में देश का कुल बजट करीब 21,46,000 करोड़ पेश हुआ था। इसमें से 10 लाख करोड़ तो सीधे किसानों के कर्ज के लिए रखे गए थे। 3,96,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए दिए गए और गांव के विकास के लिए करीब 1,87,000 करोड़ रुपए दिए गए। यानी बजट का एक बड़ा हिस्सा किसान, बुनियादी ढांचे का विकास जिसमें सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं होती है और गांव के विकास के लिए दिए गए। यानी इसकी वजह से 5 ही राज्यों में लोगों को कुछ ना कुछ जरूर मिला। ऐसा ही पिछले साल अप्रैल और मई में केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि इस बार के बजट में भी ऐसा हो सकता है। इससे पहले भी जब भी किसी भी चुनाव से पहले आम बजट पेश किया गया है तो उस चुनावी राज्य को ध्यान में रखकर कई घोषणाएं की जाती रही हैं। ऐसा ही तब भी देखा गया था जब पिछले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और उससे पहले जब आम बजट पेश किया गया तो उसमें बंगाल से जुड़ी हुई कई योजनाओं की घोषणा भी की गई थी, जिस पर विपक्ष ने हमलावर रुख अख्तियार करते हुए इसको चुनावी बजट भी करार दिया था। 2017 के उस बजट में बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु पर खासा ध्यान दिया गया था। बंगाल और असम के चाय बागान कामगारों के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए। केरल में हाईवे निर्माण के लिए 65,000 करोड़ दिए गए और तमिलनाडु में कई इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने का ऐलान किया गया। इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी बजट में ऐसी घोषणाएं हो सकती है जिसमें 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखा जा सकता है। खास तौर पर विकास की परियोजनाओं पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। इसके जरिए मोदी सरकार ये बताने की कोशिश भी करेगी कि इन चुनावी राज्यों में मोदी सरकार किस तरीके से विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा मेट्रो और रेल के विस्तारीकरण पर भी जोर दिया जा सकता है। 5 राज्यों में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है, यानी उससे 9 दिन पहले बजट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बजट में जो घोषणाएं की जाएंगी उन्हें लोगों के जहन में बिठाया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बजट के बाद जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उन चुनावों पर बजट का कोई असर पड़ता भी है?
अगर पिछले 15 साल की बात करें तो बजट के बाद 42 बार चुनाव हुए। 13 चुनाव में फायदा हुआ। फायदा उठाने वालों में 9 बार बीजेपी और 4 बार कांग्रेस रही। वहीं 18 चुनाव जो बजट के बाद हुए उनमें नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान उठाने में 15 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी रही, जबकि बजट के बाद 11 बार हुए चुनावों पर बजट का कोई असर नहीं दिखा। यानी ये कहा जा सकता है कि फायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कम से कम आंकड़ों को देखने के बाद तो यही पता चलता है, लेकिन तब भी सत्ताधारी पार्टियां इस बात का ख्याल रखती है कि बजट के बाद किस किस राज्य में चुनाव है, उसी हिसाब से बजट भी तय किया जाता है। आज जब आर्थिक सर्वे पेश किया उसमें भी इसकी झलक मिली है। आर्थिक सर्वे में खास तौर पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट की उपलब्धियां गिनाई गई। सर्वे में बताया गया कि एग्री सेक्टर में विकास दर 3.6% से बढ़कर 3.9% हो सकती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में विकास दर 11.8% रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट 8.2% रहने की बात सर्वे में कही गई है। इसके अलावा बताया गया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की कमाई बढ़ी है। एनएसई में व्यक्तिगत निवेशकों का हिस्सा बढ़कर 44.7% हो गया है। मेरा मानना है कि विकास का जो लाभ है वो समाज के हर वर्ग को होता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम अच्छी कनेक्टिविटी लाते हैं, तो उसका लाभ हर सेक्टर को, हर राज्य में रहने वाले लोगों को। अब देखना यह है कि इस बार बजट में चुनावी राज्यों के लिए घोषणाएं क्या की जाती है और उनका कितना असर चुनावों पर होता है। दिल्ली से संवाददाता प्रशांत और रविकांत के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। और कल हमने पूरी तैयारी कर रखी है। बजट से आपके घर का बजट कितना सुधरेगा, उसमें कितना बदलाव आएगा, वो कल आप एबीपी न्यूज के साथ रहने पर पता लगा पाएंगे। वैसे आज चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को थोड़ी सी राहत दे दी है। चुनाव प्रचार को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के बाद चुनावी राज्यों में हो रहे प्रचार में अब थोड़ी रौनक दिखेगी। कोरोना की वजह से चुनावी रैलियां, रोड शो, इन पर अभी भी ब्रेक लगा रहेगा, लेकिन जनसभाओं के लिए चुनाव आयोग ने लोगों के शामिल होने की संख्या को थोड़ा बढ़ा दिया है। अब ये संख्या करीब करीब दोगुनी कर दी गई है। और नियमों में चुनाव आयोग ने क्या क्या बदलाव किया है, इसकी जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता अपनी रिपोर्ट में। चुनावों के वक्त राजनीतिक पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ होती है तो वो है जनता से संवाद की, यानी रैलियां, रोड शो, बड़ी बड़ी जनसभाएं जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं, जिन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए नेता दिन रात एक किए रहते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ बहुत सीमित हो गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने कई पाबंदियां लगाई हुई है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने थोड़ी सी ढिलाई बरती है। रोड शो, रैलियां, साइकिल यात्रा और पद यात्रा पर रोक जारी रहेगी। खुले स्थानों पर होने वाली जनसभा में अब 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेन में अब 20 लोग एक साथ जा सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेन में सुरक्षा कर्मियों की संख्या शामिल नहीं होगी। बंद जगह पर होने वाली बैठकों में अब 500 लोग शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के इस आदेश का मतलब ये भी है कि अब सही मायने में चुनाव प्रचार तेजी पकड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के पिछले आदेश के मुताबिक तो सिर्फ 2 चरणों के लिए ही छोटी जनसभाओं की अनुमति दी गई थी, जिसमें अधिकतम 500 लोग ही हो सकते थे। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज के आदेश में छोटी जनसभाओं की अधिकतम 1000 लोगों के साथ अनुमति दे दी है, और वो भी सभी चरणों के लिए, जिसका मतलब साफ है कि अब राजनीतिक दल और प्रत्याशी ज्यादा जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। लेकिन शर्त जरूर है कि वहां पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना जरूरी होगा। हालांकि अब कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन होगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी छोटी जनसभाओं में भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन खूब हो रहा है और अब तो भीड़ 1000 लोगों की होने वाली है। अच्छी बात है, स्वागत करते हैं हम इलेक्शन कमीशन का। लोग मीटिंग अब करेंगे तो अपनी अपनी बात भी लोग रख सकते हैं, और पिछली सरकार और हमारी सरकार में अंतर क्या है, फर्क क्या है, ये भी हम जनता को बता सकते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन का हम स्वागत करते हैं।
कोरोना की वजह से सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि देश में लाखों की संख्या में लोग एक बार फिर इससे बीमार हो गए हैं। राहत की बात यही कि अभी ये इतना खतरनाक नहीं दिख रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि कब ये वायरस बेहद जानलेवा हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसीलिए भीड़ में कमी बेहद जरूरी है। संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।